जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्र गौरव के इस अगले अभियान में, इस अगले एपिसोड में हम बात करते हैं भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, भारत की ताकत क्या है, हमारे देश के लोगों के अंदर गौरव का भाव कैसे जगाना है, भारत को कैसे विश्व गुरु बनाना है। और इस भारत जागरण के इस अभियान में, राष्ट्र के गौरव के जागरण के इस अभियान में आगे आज हम बातचीत करेंगे देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में, मुद्दे के बारे में आज हम देखते हैं। तो चाइना ने भारत को चारों ओर से घेर लिया है। हमने पिछले एपिसोड में इसके बारे में डिटेल में बात की थी। 2005 में पेंटागन की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि चाइना पूरे एशिया में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से एक योजना चला रहा है जिसमें विशेष रूप से भारत को चारों ओर से वो घेर रहा है। उस योजना में हमने बातचीत की थी कि चाइना किस प्रकार से षड्यंत्र करके साउथ चाइना सी का नाम बदल रहा है, आर्टिफिशियल आइलैंड वहाँ पर बना रहा है, हनोई के अंदर स्ट्रेट ऑफ मलक्का के आसपास छोटे छोटे देशों को दबाकर, कर्ज देकर अपना गुलाम बना रहा है, अपनी साम्राज्यवादी नीतियों को उनके ऊपर ज़बरदस्ती थोप रहा है। और इसके साथ साथ हमने बातचीत की थी कि कैसे बर्मा के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, कोको आइलैंड के ऊपर, श्रीलंका के ऊपर, मालदीव के ऊपर, सेशल्स के ऊपर, अफ्रीका के मोम्बासा के ऊपर, इन सारे देशों के अंदर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। वहाँ के ऊपर नेचुरल रिसोर्सेज की बात तो छोड़ दें हम, वहाँ की सारी सरकार को एक तरीके से उसने गुलाम बना लिया है। लोन के नाम पर, कर्ज के नाम पर, दादागिरी के नाम पर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नाम पर, ट्रेड वार के नाम पर उसने गुलाम बना लिया है। ये हमने बातचीत की थी। हमने बातचीत की थी कैसे वो हमारे भारत के पड़ोसी देश नेपाल के रास्ते हमारे ऊपर बढ़त बनाने की योजना बना रहा है, तिब्बत को वो खा चुका है। उसने किस प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर भी वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है। हमारा तिब्बत, हमारा एक बड़ा इलाका अक्साई चीन के नाम से जो लेह लद्दाख का इलाका होता था, उसके ऊपर उसने 1962 में कब्जा कर लिया था, स्विट्जरलैंड के बराबर जिसका क्षेत्रफल था। पीओके के अंदर पाकिस्तान ने हमारे भारत के कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद की एक वैली को, 6000 वर्ग किलोमीटर की वैली को चाइना को भेंट कर दिया। गिलगित के अंदर, बाल्टिस्तान के अंदर और पूरे पाकिस्तान को क्रॉस करते हुए वह चाइना पाकिस्तानी इकोनॉमिकल कॉरिडोर बना रहा है, ग्वादर के अंदर पोर्ट बना रहा है, मिलिट्री पोर्ट बना रहा है। तो भारत को एक तरीके से चारों ओर से घेरने के लिए चाइना की योजना चल रही थी। इस चाइना की योजना को काउंटर करने के लिए भारत ने क्या किया, भारत की स्थिति क्या है, उसकी हम बातचीत करने वाले हैं। आज यदि हम चीन की बात करें तो चीन की सीमाएं 14 देशों के साथ लगती हैं, 22,000 किलोमीटर लंबी सीमाएं हैं। 8 उसके समुद्र के पड़ोसी देश हैं जो उसके सबसे नज़दीक पड़ती हैं, समुद्री सीमाएं जहां पर लगती हैं। तो इन 22 के 22 देशों के साथ चाइना का झगड़ा रहता है। चाइना से वो देश खुश नहीं रहते। चाइना को वो ये मानते हैं कि ये चाइना दादागिरी करके हमारे ऊपर तिब्बत की तरह कब्जा करने की योजना बनाता रहता है। अभी हम बात करें तो भारत की सरकार ने आज़ादी के बाद चाइना के मामले में बहुत बड़ी भूल की। हमारी भारत के पहले प्रधानमंत्री, पहली सरकार से लेकर आज़ादी के 70 सालों में लगातार चाइना को हम समझ नहीं पाए। चाइना षड्यंत्र करता रहा, चाइना ने अक्साई चीन के ऊपर कब्जा कर लिया और चाइना को हम उत्तर नहीं दे पाए। आज स्थिति क्या है? आज हम बात करते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के बीच में दरार डालने का चाइना एक बड़ा षड्यंत्र कर रहा है। पाकिस्तान को निरंतर वो पोषण देता है, हथियार देता है। पाकिस्तान का जितना भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके पीछे चाइना का हाथ है। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम कोई रिसर्च के ऊपर नहीं बनाया, उसका रिसर्च पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम कॉपी और पेस्ट का न्यूक्लियर प्रोग्राम है जो चाइना ने उपलब्ध करवाया है। आज पाकिस्तान जो मिसाइल्स बनाता है वो मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी चोरी छुपे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बैन के बावजूद, रोक के बावजूद चाइना को हस्तांतरित करने का काम, हथियार देने का काम कर रहा है। तो इन सारी परिस्थितियों के अंदर आप देखेंगे कि लगातार भारत और चीन के बीच में डोकलाम के अंदर तनाव बनता है, नाथुला के ऊपर तनाव बनता है, अरुणाचल प्रदेश के त्वांग को वो अपना हिस्सा बताने की कोशिश करता है। इन सारी चीज़ों के बीच में हम देखेंगे तो कई बार हमें लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कहीं युद्ध तो, भारत और चीन के बीच में कहीं युद्ध तो नहीं हो जाएगा। तो भारत और चीन
के बीच में अगर हम युद्ध की बात करें तो चीन भारत के ऊपर कभी भी सीधा आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि चीन भारत के ऊपर यदि सीधा आक्रमण करता है तो चीन को कई प्रकार से नुकसान होने वाले हैं। सबसे पहले तो चीन और भारत के बीच में यदि ट्रेड वार शुरू हो जाती है, यदि भारत चाइना से माल इंपोर्ट करना बंद कर देता है तो हर साल चाइना को कम से कम 4 से 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है, जो बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा, व्यापार घाटा भारत का तो खत्म हो जाएगा, चाइना का व्यापार घाटा बढ़ जाएगा। और अगर चाइना भारत के ऊपर अब हमला करता है तो यह माना जाता है कि उसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के ऊपर हमला कर दिया। आज़ादी के इन 70 सालों में चाइना हमें घेरता रहा, लेकिन हम उसकी काउंटर स्ट्रेटेजी नहीं बना पाए, हम उसका उत्तर नहीं दे पाए, हम सोते रहे। उसने हमारे पड़ोस में आकर हम्बनटोटा पोर्ट बना दी श्रीलंका के अंदर, उसने सारे देशों के माध्यम से हमें घेरने की योजना बनाई। तो अब भारत की सरकार ने, एक राष्ट्रवादी सरकार ने एक योजना बनाई है कि हमें पाकिस्तान के इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का उत्तर देना है। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का उत्तर देने के लिए भारत की सरकार ने आयरन कर्टेन के नाम से, लोहे के पर्दे के नाम से एक योजना शुरू की है। इस योजना में चाइना, देखिए, भारत के साथ कभी भी सीधी लड़ाई नहीं करेगा। 1962 का युद्ध हुआ, 1962 के युद्ध के बाद 1967 के युद्ध में भारत ने चाइना की बहुत बड़ी पिटाई की थी, चाइना को वो मार लगाई थी कि उसके बाद चाइना की हिम्मत नहीं है कि वो भारत के ऊपर दोबारा से आक्रमण कर सके। तो चाइना भारत के ऊपर सीधा आक्रमण नहीं करेगा। सीधा आक्रमण करने की बजाय चाइना पाकिस्तान को उकसाता है और वो चाहता है कि भारत और पाकिस्तान युद्ध करें। तो पाकिस्तान को मोहरा बनाकर चाइना खेलने वाला है। चाइना के इस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का उत्तर देने के लिए भारत ने कुछ योजना शुरू की है। भारत ने पिछले 7-8 सालों में कुछ बड़े गंभीर कदम उठाए हैं, उनकी हम आज बातचीत करने वाले हैं। स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर्स, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का उत्तर में स्ट्रिंग ऑफ फ्लावर्स। कुछ स्ट्रेटेजिक रिसर्चर इसको कहते हैं कि आयरन कर्टेन के नाम से भारत ने योजना बनाई है। तो उसमें क्या किया है, सबसे पहले तो हम देखें तो भारत की नेवी की पोजीशन बहुत मजबूत है। कितनी मजबूत है कि पूरे हिंद महासागर में भारत बहुत मजबूत स्थिति में है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जहां से चाइना का व्यापार होता है, अभी तो चाइना वन बेल्ट वन रोड के नाम से वैकल्पिक रूट लगभग 70-80 देशों को जोड़ने वाली न्यू सिल्क रोड के नाम से परियोजना बना रहा है, ताकि उसको केवल समुद्री मार्ग के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। वो पाकिस्तान के अंदर उसने पीओके और पाकिस्तान के अंदर से कॉरिडोर ले लिया है। ग्वादर के पोर्ट के माध्यम से वो सीधा खाड़ी में पहुंच जाता है, जहां से अरब देशों को वो खाड़ी देशों को वो एक्सपोर्ट कर सकता है, सामान सप्लाई कर सकता है। तो भारत की नेवी की पोजीशन बहुत मजबूत है। तो इसको कमजोर करने के लिए चाइना ने ये सारी रणनीति अपनाई है। तो भारत ने भी इसका काउंटर करते हुए, भारत ने अभी ओमान की खाड़ी में जो भारत की नेवी मजबूत है, अदन की खाड़ी में, स्ट्रेट ऑफ मलक्का में, वहां पर अपनी स्थिति और मजबूत करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर भारत ने अपनी पकड़ बनानी और अपने जो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट भारत ने किया है। लुक ईस्ट के नाम से एक पॉलिसी भारत ने शुरू की है, जिसके माध्यम से वो ईस्टर्न देशों की ओर, अपने ईस्ट की ओर से विशेष रूप से केयरफुली देख रहा है। लुक ईस्ट की बात करें तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है उसको मजबूत किया जा रहा है। सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश से लेकर ऐसे राज्य जहां पर पहले या तो कोई एयरपोर्ट था नहीं, या था तो एक एयरपोर्ट था, तो उनको बढ़ाकर 2-2, 3-3 एयरपोर्ट किए जा रहे हैं। वहां के लोगों को जोड़ने के लिए हाईवेज बनाए जा रहे हैं, वहां के डेवलपमेंट के लिए काम किया जा रहा है। उनको तो देश के साथ मजबूत करना और चाइना को के षड्यंत्र को उत्तर देने के लिए दूसरे देशों के साथ संबंध मजबूत करने की योजना के ऊपर भारत काम कर रहा है। अभी देखिए, ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, ये जो हिंद महासागर है, यहां से पूरी दुनिया का 70% ट्रेड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का इसी रूट से होता है। चाइना का भी इसी से होता है। चाइना का तो लगभग 100% इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इसी रूट से होता है, 90 से 100%। मुंबई, गुजरात से हम पूरे हिंद महासागर में एक बड़े इलाके को टारगेट कर सकते हैं। हमारा पोर्ट ब्लेयर ऐसा है, जिस पोर्ट ब्लेयर के माध्यम से हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का को जाम कर सकते हैं, उसको फ्रीज कर सकते हैं, ताकि चाइना का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वहां से बंद हो जाए। इन आज़ादी के 70 सालों में जो लापरवाही हुई, जो हमारे देश के अंदर ऐसी सरकारें आई, ऐसा नेतृत्व आया,
हमें बड़ा दुख होता है कि ऐसा नेतृत्व रहा जो आंख मूंदकर गहरी नींद के अंदर सोता रहा, जिसने राष्ट्रीय हितों की परवाह नहीं की, राष्ट्रीय सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा। पड़ोसी किस प्रकार से हमारी भारत माता के चारों ओर फांसी का फंदा डाल रहा है, भारत माता के गले में कोबरा जैसे विषधर चारों ओर फन उठाकर फुफकार रहे हैं, उनका उत्तर देने के लिए हमने योजना नहीं बनाई। तो अब योजना बनानी शुरू हुई है। तो उस योजना में सबसे पहले चीन के जो दुश्मन देश हैं जैसे वियतनाम है, उनके साथ संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए, जापान के साथ संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए, फिलीपींस के साथ, साउथ कोरिया के साथ अपने संबंध मजबूत करने शुरू किए हैं, ताकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, देखिए चीन का दुश्मन वियतनाम है, चीन साउथ कोरिया का दुश्मन है, चीन फिलीपींस का दुश्मन है, चीन जापान का दुश्मन है, और चीन के जो दूसरे 22 देश हैं उनमें से कोई भी देश ऐसा नहीं है जो चीन के साथ सहज महसूस करता हो। चीन उनसे जो बात करता है वो केवल अपने व्यापारिक लाभ की, अपने खुद के लाभ की बात करता है। तो भारत ने उसका उत्तर देने के लिए अभी अफगानिस्तान के साथ अपने संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। तिब्बत के मुद्दे को भारत ने अब इंटरनेशनल फोरम के ऊपर और जोर से उठाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के पीओके के ऊपर चाइनीज पाकिस्तानी इकोनॉमिकल कॉरिडोर को, गैस की और तेल की लाइनों को काउंटर करने के लिए भारत ने पीओके का मौसम अपनी साइट के ऊपर दिखाना शुरू कर दिया और ये कह दिया है कि ये गिलगित बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न अंग है, इसके ऊपर पाकिस्तान का हक नहीं है। तो एक तरीके से उस हिस्से के ऊपर चाइना ने अपने 4 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। वो 4 लाख करोड़ रुपए रद्दी के भाव हो जाएंगे, ऐसी योजना भारत ने बनाई है। भारत और क्या कर रहा है, अंडमान को मजबूत बना रहा है। सिंगापुर जो स्टेट ऑफ मलक्का के पास चाइना के नीचे, चाइना और भारत दोनों का एक पड़ोसी देश है, वहां पर अपना नेवी बेस बना रहा है। अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी में भारत और क्या कर रहा है, जितने आसियान देश हैं, एशियन कंट्रीज का जो आसियान संगठन बना हुआ है, उनके साथ अपने संबंध और ज़्यादा मजबूत कर रहा है। श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ, मालदीव के साथ, ईरान के साथ अपने एग्रीमेंट कर रहा है। उनके साथ अलग अलग मिलिट्री बेस बनाना, मिलिट्री पोर्ट बनाना, उनके बेस का एक्सेस हासिल करना, उनके साथ डिप्लोमेसी के संबंध और ज़्यादा मजबूत करना, ताकि चाइना अपने संबंध वहाँ पर मजबूत ना बना पाए, इसके लिए योजना बना रहा है। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले अंडमान से। तो अंडमान के अंदर LS-5 के नाम से क्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिया गया ताकि एक बड़े इलाके में नज़र रखी जा सके। P-8I के नाम से पनडुब्बी किलर एयरक्राफ्ट वहां पर तैनात कर दिए हैं कि यदि कोई दुश्मन की पनडुब्बी सबमरीन वहां पर दिखाई दे तो उसको काउंटर किया जा सके। जापान के साथ अभी तत्काल भारत की सरकार ने एक एग्रीमेंट किया है कि जापान की सरकार, जापान की मिलिट्री और जापान की मिलिट्री के सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ जापान की जो सीक्रेट सर्विस की जितनी भी जानकारियां होंगी वो भारत के साथ साझा की जाएंगी। देखिए, एक तो सामान्य जानकारियों का आदान प्रदान होता है, एक विशेष जानकारियों का आदान प्रदान होता है गहराई से। तो उस जापान का दुश्मन चाइना, भारत का दुश्मन चाइना, तो अब जो जानकारियों का आदान प्रदान होगा वो कहां से होगा कि साउथ चाइना सी से लेकर चाइना क्या क्या योजना बना रहा है उसके बारे में गंभीरता से पूरी जानकारियों का आदान प्रदान होने वाला है। तो जापान के साथ एग्रीमेंट किया है। INS बाज को तैनात किया है। INS बाज इस हिंद महासागर के इलाके में, स्टेट ऑफ मलक्का के इलाके में, भारत और चाइना के पड़ोस का जो एरिया है उसके ऊपर विशेष रूप से नजर रखने वाला है। मलक्का एरिया में ब्रह्मोस, भारत की ऐसी मिसाइल जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से युक्त है, जिसका कोई तोड़ नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है, जो न्यूक्लियर वेपन भी कैरी कर सकती है, जो बिना रडार की पकड़ में आकर 2-2.5 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर उड़ सकती है, जिसको यदि दाग दिया जाए और दुश्मन यदि पहाड़ के अंदर छुपा हुआ है तो वो जो अपनी ओर से जो क्रूज मिसाइल है, एक तरीके से मतलब इंजन जिसके अंदर लगा हुआ है, जो अपनी गति को कम ज्यादा कर सकती है, जो ऊपर नीचे गोता मार सकती है, ऐसी ब्रह्मोस मिसाइल जो अगर ब्रह्मोस को दागा जाए और उसका टारगेट यदि मूव करता हो तो मूविंग टारगेट को भी वो टारगेट कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है। ऐसी ब्रह्मोस मिसाइल को मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का के एरिया के आसपास भारत उन देशों को दे रहा है जो चाइना के दुश्मन देश हैं। ओमान के पोर्ट, डोकम का एक पोर्ट है,
मिलिट्री एक्सेस वहां का ले लिया है। ये जो ग्वादर का पोर्ट है ना, आप मैप में देख पा रहे होंगे, मैं जो जो आपको बता रहा हूं उसका मैप आपको दिखाई दे रहा है। तो ग्वादर का पोर्ट हम यदि सामने हैं तो राइट साइड में ग्वादर का पोर्ट है, तो इसके सामने आप देखेंगे तो ओमान का डोकम पोर्ट है। इस डोकम पोर्ट का एक्सेस ले लिया, जहां से हम ग्वादर के पोर्ट के ऊपर सारी नजर रख सकते हैं। सेशल्स, जहां चाइना ने अपनी बढ़त बनाई थी, वहां के नेवल बेस का एक्सेस हमने हासिल कर लिया है, जिससे सेशल्स के साथ हमारी सूचनाओं का आदान प्रदान बढ़ जाए। इंडोनेशिया के अंदर सेवांग सी पोर्ट का नेवल एक्सेस हमने ले लिया है। म्यांमार के अंदर भी हम जो बर्मा से अलग हो गए थे, देखिए बर्मा के अंदर अभी काफी सालों तक क्या रहा, मिलिट्री रूल रहा। तो जितने मिलिट्री शासक थे, चाइना उनके साथ बातचीत करता रहा, डिप्लोमेसी के रिलेशनशिप बनाता रहा। भारत अपनी सद्गुण विकृति से कि जी वो तो तानाशाह हैं, वहाँ पर तो मिलिट्री शासन है, तो हम तो उनसे कोई बातचीत नहीं करेंगे, हम तो डेमोक्रेसी वाले देश हैं। तो ये सिद्धांत अपने देश में कुछ हद तक लागू होते हैं, लेकिन जहाँ दुश्मन चाइना जैसा खूंखार देश हो जो साम्राज्यवादी नीतियों के ऊपर चलता हो, उसके सामने ये सिद्धांत लागू नहीं होते। तो हमारी पहले की सरकारों ने बर्मा के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित नहीं किए। नतीजा क्या हुआ, चाइना वहाँ पर पहुँच गया, चाइना वहाँ पर वन बेल्ट वन रोड बना रहा है, वहाँ पर चाइना ने अपना कैप्चर करके अपना बेस बना लिया। अब भारत ने उसके ऊपर सुधार किया है, अपने म्यांमार के साथ, बर्मा के साथ संबंध मजबूत किए हैं, संबंध दोबारा से रिवाइव किए हैं, और वहाँ पर बर्मा के साथ के अंदर हम रोड बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, वहाँ की डेवलपमेंट में योगदान दे रहे हैं। और दूसरा हमने वहाँ पर क्या योजना बनाई है कि बर्मा के अंदर हम कलकत्ता से लेकर बर्मा तक, देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब आज़ाद हिंद फौज बनाई, जापान के सहयोग से आर्मी बनाई आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज कहाँ से आई, बर्मा के रास्ते। कहाँ एंट्री की, मणिपुर में एंट्री की, इम्फाल में एंट्री की, मणिपुर के साथ साथ कोहिमा से नागालैंड के रास्ते एंट्री की। योजना क्या थी, जो आज का बांग्लादेश है, उस बांग्लादेश को नॉर्थ ईस्ट को क्रॉस करते हुए पहले कलकत्ता पहुंचा जाए और कलकत्ता से दिल्ली की ओर मार्च किया जाए, अंग्रेजों को हराया जाए। तो आज बर्मा भारत से सामान मंगवाता है, एफएमसीजी का सारा सामान, अपने बिस्किट, अपनी दवाइयाँ, अपना सामान, पतंजलि का भी बहुत सा सामान बर्मा में जाता है। तो ये बर्मा चोरी छिपे जाता है, कुछ सामान जो ऑफिशियल नहीं जा सकता, तो क्या करते हैं, जो ट्रेड के डीलर होते हैं वो दूसरे पड़ोसी देश से जो ट्रेड का आदान प्रदान होता है, तो वहाँ से वो ले लेते हैं और उसको लेकर वहाँ के लोगों की डिमांड है तो वहाँ पर वो पहुँचाते हैं। तो बर्मा के अंदर हमारे बर्मा भारत के ऊपर बहुत अधिक निर्भर है, बर्मा का कल्चर भारत से मिलता जुलता है। तो बर्मा को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए भारत ने कलकत्ता से बर्मा तक एक रोड बनाने की योजना बनाई है। बर्मा का सितवा पोर्ट वहाँ से कनेक्ट किया जाएगा ताकि बर्मा को भी स्वावलंबन मिले और भारत के उसके साथ रिलेशन मजबूत होकर हम चाइना को कमज़ोर कर सकें। वियतनाम चाइना का एक दुश्मन देश है, वियतनाम लगातार संघर्ष करता रहता है। वियतनाम ऐसा मजबूत देश है जो किसी से डरता नहीं है, कभी हारता नहीं है, कभी हार नहीं मानता। यूएस ने उसके ऊपर बहुत सालों तक लड़ाई करके रखी, चढ़ाई करके रखी, युद्ध चलता रहा, लेकिन यूएस को हारना पड़ा, वियतनाम नहीं हारा। तो उस वियतनाम के साथ भारत ने अपने संबंध मजबूत करने शुरू कर दिए। वहाँ पर हमारी ओएनजीसी ऑयल एक्सट्रैक्शन के प्रोजेक्ट कर रही है, तेल के प्रोजेक्ट वहाँ पर बनाने शुरू कर दिए। मिलिट्री की ट्रेनिंग देने का काम वहाँ पर हम कर रहे हैं, उनको हम शिप दे रहे हैं। और हमने रूस को राजी कर लिया है कि वह 6 सबमरीन वियतनाम को देगी, और हमने अपनी ब्रह्मोस वियतनाम को देने की योजना बना ली है। वियतनाम में भारत ब्रह्मोस तैनात कर रहा है। वियतनाम का मजबूत होना मतलब चाइना का कमजोर होना। जैसे चाइना पाकिस्तान से भारत को लड़ाता है, पाकिस्तान को युद्ध देकर, आयुध देकर, वियतनाम स्वावलंबी और शांत देश है, वियतनाम को मजबूती देने का, उसके साथ मित्रता निभाने का काम भारत कर रहा है, उसको ब्रह्मोस दे रहा है। और देखिए, रूस कम्युनिस्ट कंट्री, चाइना कम्युनिस्ट कंट्री, चाइना और रूस एक तरीके से एक ही थैली के चट्टे बट्टे।
भारत ने डिप्लोमेसी खेलते हुए रूस को तैयार कर लिया कि वह वियतनाम को 6 सबमरीन दे दे, ऐसी सबमरीन जो चाइना को मुंह तोड़ उत्तर दे सकें। वो रूस वियतनाम को बेच रहा है, उससे चाइना को पेट दर्द हो रहा है और चाइना को दुख हो रहा है कि रूस, जिसको हम कम्युनिस्ट कंट्री के रूप में अपना सहयोगी मानते हैं, वो हमारे दुश्मन का सहयोग कर रहा है। नतीजा क्या होगा कि रूस और चाइना के बीच में भी डिफरेंसेज आने शुरू होंगे। तो ये डिप्लोमेसी भारत कर रहा है और हम इसके लिए, जो भी मंत्रालय इसके लिए लगे हुए हैं, उनको हम बधाई देते हैं। हमारे देश की आर्मी को बधाई देते हैं, हमारे देश की अलग अलग संस्थाओं को, सीक्रेट सर्विस की एजेंसियों को हम बधाई देते हैं कि वो इस अभियान में लगकर देश को मजबूत बना रहे हैं। मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज हम करते हैं। 4 देश हैं, देखिए, भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनको मिलाकर एक नया संगठन बनाया गया है, क्वाड कंट्री, क्वाड ग्रुप, QUAD, ये ग्रुप बनाया गया है। इस ग्रुप के अंदर ये 4 देश हैं और ये चारों देश मिलकर, 4 में से ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दिया जाए तो बाकी देश मिलकर मालाबार एक्सरसाइज करते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। तो ये क्वाड ग्रुप के नाम से ये ग्रुप बनाया गया है, जिसने अभी हिंद महासागर के अंदर मालाबार के नाम से मिलिट्री नेवी एक्सरसाइज की है, जिसके माध्यम से ये संदेश चाइना को दिया है कि ये हिंद महासागर, ये स्टेट ऑफ मलक्का, ये साउथ चाइना सी, सारे के ऊपर चाइना का कब्जा नहीं है। हम यहाँ पर यूनाइटेड होकर आपका मुंह तोड़ उत्तर देने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। फ्रांस के साथ हमने संधि की है। फ्रांस के जितने भी नेवल बेस हैं, उन सारे नेवल बेस का एक्सेस हमने ले लिया है। फ्रांस के नेवल बेस कहाँ पर हैं? यूएस में है, मेडागास्कर में है, रीयूनियन आइलैंड में है, यहां हमने बेस ले लिया है। दूसरा हमने क्या किया, ईरान के साथ, इराक के साथ, यूएई के साथ, मिस्र के साथ, कीनिया के साथ, मलेशिया के साथ, सिंगापुर के साथ, थाईलैंड के साथ, जियाउती के साथ हमने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, कल्चरल रिलेशनशिप शुरू किए हैं। हमने अपने उपग्रह के माध्यम से उनको मौसम की जानकारी देनी शुरू की है। हमने ऐसी योजना शुरू की है। तजाकिस्तान के अंदर फारकोन के नाम से एक एयरबेस है, उसका एक्सेस हमने ले लिया है। चीन के साथ यदि युद्ध होता है तो ये एयरबेस हमारे बहुत काम आएगा। हम अपनी नेवी को मजबूत कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर, पनडुब्बी इत्यादि लेने की पूरी योजना बन रही है। यूएस के साथ लिमुआ एग्रीमेंट किया है। यूएस के बेस का, जहां जहां यूएस के मिलिट्री बेस है, वहां पर भारत चाइना के साथ युद्ध होता है तो उनका एक्सेस ले सकता है। अफगानिस्तान के साथ हमने संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। तो ये सारी योजना भारत बना रहा है चाइना को उत्तर देने के लिए, चाइना को मुंह तोड़ उत्तर देने के लिए। विडंबना इस बात की है, हमारे भारत के अंदर नेतृत्व रहा, वो कई बार ऐसा लगा कि सोया रहा, नींद में रहा। मैं 10 साल पहले की बात करता हूं, जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने देश को बचाने के लिए व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन शुरू किया, काले धन को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर जब उन्होंने सत्याग्रह किया, तो उस समय देश की स्थिति क्या थी? देश की सेना के पास 2 दिन तक लड़ सके इतना गोला बारूद नहीं था। देश की हमारी नेवी बार बार कहती रही कि चीन की नेवी अब यूएसए से मजबूत होने वाली है, और चीन की नेवी का मजबूत होना ऐसा है कि यदि कभी भारत और चीन का युद्ध होता है तो हमारी नेवी कमजोर पड़ जाएगी। भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो भारत पाकिस्तान का युद्ध तो जैसलमेर के मोर्चे पर, जम्मू कश्मीर के मोर्चे पर या पूर्वी पाकिस्तान के मोर्चे पर लड़ा जाता है, लेकिन पर्दे के पीछे जो युद्ध लड़ा जाता है वो हिंद महासागर में हमारी नेवी लड़ती है। तो इसको मजबूत करने की आवश्यकता है, लेकिन हमारी भारत की सरकारों ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। नेवी के अंदर मैं आपको 17वीं शताब्दी की एक बात बताता हूं। कान्होजी आंग्रे सबसे पहले मराठा नेवी उन्होंने बनाई थी, और मराठा नेवी के माध्यम से अंग्रेजों से लेकर, पुर्तगालियों से लेकर, डचों से लेकर सबके छक्के छुड़ाने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस समय नेवी बनाई थी जब नेवी होती नहीं थी, किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के हम वंशज हैं। हम अपनी नेवी को मजबूत करें, अपने देश की सरहदों को मजबूत करें और राष्ट्र गौरव के इस भाव को, इस विचार को जन जन तक पहुंचाएं। एक एक भारत का युवा, एक एक व्यक्ति राष्ट्र गौरव के भावों से आप्लावित हो, उसको पता हो कि हमारे देश के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या खतरे हैं, हमारे देश के सामने क्या क्या हमारे देश की ताकत है, हम अपने देश को कैसे स्वदेशी के रास्ते पर चलकर मजबूत बना सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने देश को स्वावलंबी बनाएं, किस प्रकार से हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएं। ये योजना हमें बनानी है। राष्ट्र गौरव के इस एपिसोड को आप
जरूर आपने देखा, और देखने के बाद आप इस एपिसोड में हमने चर्चा की कि चाइना जो भारत को चारों ओर से घेर रहा है, भारत उसके लिए क्या उत्तर दे रहा है, भारत की काउंटर स्ट्रेटेजी क्या है, भारत की नेवी को, आर्मी को मजबूत बनाने की किस प्रकार से आवश्यकता है, और कैसे हमारे भारत की सरकार के हमारे मिनिस्टर यदि दूसरे देशों में जाकर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप मजबूत करते हैं तो वो घूमने के लिए नहीं जाते। हमें असुर गैंग के, टुकड़े टुकड़े गैंग के, देश विरोधी गैंग के झूठे नारों में, झूठे भ्रम में, षड्यंत्र में नहीं फंसना। अपने देश को मजबूत करने के लिए राष्ट्रवाद के भावों को, राष्ट्रवाद के विचारों को, देशभक्ति के विचारों को जन जन तक पहुंचाना है। तो आज हमने बात की अंडमान निकोबार से लेकर, ओमान से लेकर, वियतनाम से लेकर, बर्मा से लेकर, बांग्लादेश से लेकर, पोर्ट ब्लेयर से लेकर, क्वाड कंट्री का ग्रुप बनाने से लेकर भारत किस प्रकार से चाइना के षड्यंत्र का उत्तर दे रहा है। और भारत की सरकार, भारत की नेवी, मिलिट्री, एयरफोर्स तभी उत्तर दे पाएगी जब भारत का एक एक युवा देश के सामने जो खतरे हैं उनको जान पाएगा, पहचान पाएगा। देश की सरहदों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी सेना की है, लेकिन सेना के साथ साथ हमारी भी है। तो हम देश को मजबूत अंदर से बनाएं, अंदर से मजबूत बनाते हुए षड्यंत्रकारी व्यक्तियों के षड्यंत्र में ना फंसे। राष्ट्र गौरव के इस कार्यक्रम को खुद देखिए, दूसरों को देखने के लिए प्रेरित कीजिए। वैदिक चैनल को आप अपने घर के टाटा, एयरटेल के डिजिटल डिश टीवी के ऊपर आप लगाइए, अपने मोबाइल के ऊपर आस्था ऐप आप डाउनलोड कीजिए, और यूट्यूब के ऊपर भारत स्वाभिमान और वैदिक चैनल के ऊपर यूट्यूब के वैदिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहां पर आपको राष्ट्र गौरव के ये सारी कड़ियां, ये सारे एपिसोड आपको वहां पर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कल 7:30 बजे फिर मिलते हैं राष्ट्र जागरण और राष्ट्र गौरव के नए किसी विषय के साथ।